हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग टूर। माई सेल्फ मधु फ्रॉम क्लास 11th एंड होप कि आप सभी बिल्कुल फाइन होंगे। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 1 ऑफ पोष की रात। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन, शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर विथ योर फ्रेंड्स एंड कॉमेंट इफ यू ऑल हैव एनी डाउट एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वीडियो। ये वीडियो का पार्ट 3 है, पार्ट 1 एंड 2 इज ऑलरेडी अपलोडेड। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, किसी की मेहनत कभी भी बेकार नहीं होती। तो सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद दिस मोटिवेशन। तो हमारे चैप्टर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हल्कू कंबल के पैसे सहना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। हल्कू कंबल के पैसे सहना को देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि सहना उसे कर्ज के लिए गाली दे, और उसे यह भली भांति पता था कि सहना बिना रुपए लिए मानेगा नहीं, तो फिर वह व्यर्थ ही अपनी बेइज्जती क्यों करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुन्नी की नज़र में खेती और मजदूरी में क्या अंतर है, वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए क्यों कहती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मुन्नी की नज़र में खेती और मजदूरी में बड़ा अंतर है। वह जानती है कि खेत का मालिक अपने खेत में जो कृषि कार्य करता है वह खेती है, जबकि बिना खेत बधार का आदमी जहाँ तहाँ काम करता है वह मजदूरी है। मुन्नी को लगता है कि जब खेती अपनी है तभी तो लगान अथवा मालगुजारी देनी पड़ती है और उसके लिए कर्ज लेना पड़ता है, जिससे उबरना मुश्किल होता है। मजदूरी करने पर यह सब झंझट नहीं है, इसलिए वह हल्कू को खेती छोड़कर मजदूरी करने के लिए कहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्कू खेत पर कहाँ और कैसे रात बिता रहा था। तो इसका आंसर देखते हैं। हल्कू खेत पर बनी ईख के पत्तों की छतरी के नीचे रात बिता रहा था। वह बांस के खटोले पर था और उसके पास कड़ाके की ठंड से बचने के लिए पुरानी गाढ़ी की चादर के सिवाय कुछ नहीं था। उसकी खाट के नीचे उसका कुत्ता जबरा था। दोनों ठंड से थरथर काँप रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्कू ने जबरा को आग की ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन दिया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। हल्कू और जबरा दोनों पूस की रात में खेत पर ठंड से काँप रहे थे। उन्हें तनिक भी नींद नहीं आ रही थी। तब अंत में हल्कू पूस की ठंड काटने के लिए जबरा को यह आश्वासन देता है कि आज भर किसी तरह जाड़ा बर्दाश्त कर लो, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, तुम उसी में घुसकर बैठना, तब तुम्हें इतना जाड़ा ना लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, इसके पीछे क्या कारण था। इसका आंसर है, हल्कू और जबरा दोनों ही भीषण जाड़े का सामना कर रहे थे, किंतु जब हल्कू से ना रहा गया तो उसने जबरा को अपनी गोद में सुला लिया। जबरा उसकी गोद में ऐसा निश्चिंत लेटा था मानो उसे चरम सुख मिल रहा हो। उसके इस आत्मीय भाव को समझकर ही हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, अर्थात वह सारे संकटों को भूलकर असीम आनंद की अनुभूति कर रहा था। अनुभूति का अर्थ होता है महसूस करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हल्कू और जबरा की मैत्री को लेखक ने अनोखा क्यों कहा है। तो इसका आंसर है, मैत्री की बात बहुधा एक समान दो प्राणियों के बीच कहीं सुनी जाती है, परंतु पूस की रात कहानी में हल्कू मनुष्य है और जबरा कुत्ता के बीच मित्रता का जो संबंध है वह सच्चे मित्र के समान है। उनमें परस्पर एक दूसरे के भाव, विचारों और सुख और दुखों को समझने की संवेदना है, अतः दोनों की मैत्री अनोखी कही गई है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है। तो इसका आंसर देखते हैं। हल्कू से पूस की कड़ाके की ठंड भरी रात जब कट रही थी, तब उसने आकाश की तरफ झांका। वह देखता है कि सप्तऋषि होता है 7 तारों का समूह, अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े थे, अतः वह समझ जाता है कि रात अभी पहर भर बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो हल्कू उसका सामना कैसे करता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लाख कोशिशें करने के बावजूद जब हल्कू ठंड में बचकर सो नहीं पाता तो वह वहां से कोई एक गोले के टप्पे पर लगे आम के बगीचे में चला जाता है। हल्कू के खेत से कुछ ही दूर पे एक आम का बगीचा था, वहां जाता है। उसने अरहर के पौधे की झाड़ू बनाई और उसी झाड़ू से नीचे बिखरी ढेर सारी पत्तियों को बटोर कर जमा कर लेता है। उसके बाद वह उनमें आग लगा देता है। उसके बाद अलाव की आँच में तपकर अपना तन बदन गर्म करता है। इस प्रकार वह ठंड का सामना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखक ने पवन को निर्दयी क्यों कहा है। निर्दयी पवन द्वारा पत्तियों का कुचलना से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है, इस पाठ में एक जगह पवन को लेखक ने निर्दयी कहा है। निर्दयी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसमें तनिक भी दया ना हो। पूस की रात में एक तो ऐसे ही असहनीय जाड़ा पड़ रहा था, उसमें भी हवाओं का बहना तो एकदम कहर ढा रहा था। अभिप्राय यह है कि हवा चलने पर ठंड और भी बढ़ जा रही थी। पवन द्वारा पत्तियों को कुचले जाने से मतलब यह है कि जैसे कोई समर्थ आदमी कमजोर को कुछ नहीं समझता, वैसे ही निष्ठुर पवन बेजान पत्तियों पर से गुजर रहा था और उन्हें भी कुछ नहीं समझ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आग तापते हुए हल्कू कैसी क्रीड़ा कर रहा था, अपने शब्दों में वर्णन करें। तो क्रीड़ा का अर्थ होता है खेलना। कैसी खेल कर रहा था। जब अलाव की आग के कारण सर्द पड़े हल्कू को ठंड से राहत मिलती है और उसके शरीर में थोड़ी गर्मी आती है, तब उसकी विनोद वृत्ति जागृत हो जाती है। वह छलांग लगाकर अलाव के इस पार से उस पार फांद जाता है और ऐसा ही करने को जबरा से भी कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, हल्कू और मुन्नी दोनों के चरित्र की विशेषताएं बताएं, आपको इन दोनों में अधिक महत्वपूर्ण कौन लगा। पूस की रात कहानी में दो ही प्रमुख पात्र हैं, हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी। दोनों के चरित्र में यद्यपि बहुत कुछ समानताएं हैं तथा भी उनमें भिन्नताएं भी हैं। हल्कू एक औसत भारतीय किसान की भांति हर हाल में परिस्थितियों से समझौता करने के लिए तैयार रहता है तथा अपनी दर्द भरी जिंदगी को भाग्य की विडंबना मानता है तथा अपनी दर्द भरी जिंदगी को भाग्य की विडंबना मानता है। किंतु मुन्नी के चरित्र में ऐसी बात नहीं है, उसके स्वभाव में अन्याय के प्रति विद्रोह का भाव है। हल्कू के लिए खेती में यदि मान सम्मान है तो मुन्नी के लिए वैसा मान सम्मान कोई मायने नहीं रखता जिसमें तन ढकने को वस्त्र और पेट भरने को रोटी भी नसीब ना हो। हल्कू की समझौता परस्ती एवं भाग्यवादी विचारों की बजाय मुन्नी का विद्रोही स्वभाव एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण हमें अधिक महत्वपूर्ण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यह कहानी भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी की ओर संकेत करती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। पोष की रात कहानी की कथा वस्तु से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें एक भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी का मार्मिक वर्णन है। हल्कू जो एक अत्यंत गरीब किसान है, खेती में जी तोड़ परिश्रम करता है, फिर भी उसे भरपेट भोजन तक नहीं मिल पाता। जिस किसी तरह वह जाड़े की ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदने हेतु कुल 3 रुपए जुगाकर रखे रहता है, किंतु वह बदनसीब किसान एक कंबल भी नहीं खरीद पाता क्योंकि वह रुपए महाजन सहना को दे देना पड़ता है। इस प्रकार मानसिक अवसाद इतना बढ़ जाता है कि उसे खेती एवं किसानी की अपेक्षा मजदूरी ही अच्छी लगने लगती है। कहानी के अंत में उसके कथन की रात में अभ्यास होना तो ना पड़ेगा से यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोष की रात कहानी में जबरा एक प्रमुख पात्र है, उसका क्या महत्व है कहानी में। पोष की रात कथा सम्राट प्रेमचंद की एक बहुचर्चित बहुप्रशंसित कहानी है। इसमें हल्कू और मुन्नी के अतिरिक्त एक प्रमुख मानवेतर पात्र है कुत्ता जबरा। वह हल्कू का अत्यंत आत्मीय है, कहना चाहिए कि वह उसके परिवार का एक अभिन्न अंग है। इस कहानी में वह बड़ा महत्व रखता है। रात में खेत पर हल्कू के साथ एकमात्र उसका प्यारा संगी जबरा ही होता है। उसके माध्यम से हल्कू के चारित्रिक वैशिष्ट्यों मनोगत भावों को उभारने में लेखक को बड़ी मदद मिली है। यदि जबरा का चरित्र कहानी में सन्निवेश न होता तो शायद हल्कू के चरित्र के कुछ पहलू अनछुए और अनुधाटित रह जाते, वे उतने सहजता से व्यक्त ना हो पाते। पुनः उन दोनों पात्रों के मध्य जो संवाद योजना वह अत्यंत स्वाभाविक, रोचक, मर्मस्पर्शी एवं कथा वस्तु के सर्वथा अनुकूल है। इससे कृषक प्रकृति पर अच्छा प्रकाश पड़ा है। अतः कहा जा सकता है कि जबरा जैसे मानवेतर पात्र का नियोजन पोष की रात कहानी के कथ्य को पूर्ण बनाने में सहायक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों की सप्रसंग व्याख्या करें। तो हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनकी प्रसंग और व्याख्या और विशेष तीनों चीज़ें लिखनी है। तो चलिए इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं। क नंबर वाक्य है, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। तो पहले इसका प्रसंग देखेंगे, फिर व्याख्या देखेंगे, फिर विशेष देखेंगे। तो चलिए पहले प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत व्याख्याया पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 1 प्रथम पाठ पूस की रात शीर्षक कहानी से अवतरित है। इसके लेखक हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद है। कहानी में यह कथन हल्कू की पत्नी मुन्नी का है। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या है, मुन्नी के इस कथन के माध्यम से भारतीय किसानों की दयनीय दशा का पता चलता है। हल्कू रात दिन एक करके किसी तरह जाड़े से बचाव हेतु एक कंबल खरीदने के लिए 3 रुपए बचा कर रखा था, किंतु जब वह द्वार पर सहना को देखता है तो समझ जाता है कि अब इससे पिंड छुड़ाना मुश्किल है। अतः वह उसे रुपए देकर छुटकारा पाने के विचार से मुन्नी से वे रुपए मांगता है जो उसकी कुल जमा पूंजी है। मुन्नी का हृदय उपर्युक्त प्रस्ताव पर टूट टूट कर विदृढ़ हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से उसके जीवन की नंगन वास्तविकता प्रकट होती है कि वह चाहे कुछ भी करे, कितनी भी मेहनत मजदूरी क्यों ना कर ले, लेकिन महाजनों के कर्ज से मुक्त होना उसके लिए नामुमकिन है। लगता है कि जैसे उनका जन्म ही कर्ज चुकाते रहने के लिए हुआ है। यदि एक बार कर्ज ले लो तो फिर उससे उबरना मुश्किल होता है। इस प्रकार सारा जीवन लगान भरने एवं कर्ज चुकाने में ही चुक जाता है, उसके लिए कुछ नहीं बचता है। चलिए इसका विशेष देखते हैं। तो विशेष की पहली पंक्ति है, विवेच्य पंक्ति के द्वारा भारतीय किसान की गरीबी से भरी जिंदगी की करुण कहानी स्पष्ट होती है। दूसरी पंक्ति देखते हैं। दूसरी पंक्ति है, मुन्नी के इस कथन से उसके हृदय की सारी पीड़ा व्यक्त है। तीसरी पंक्ति है, वाक्य सरल होते हुए भी अत्यंत मार्मिक, व्यंग्यपूर्ण एवं अर्थगर्मित है। और चौथी पंक्ति है, उक्ति कहानी की भावी परिणति का संकेत करती है। चलिए ख नंबर देखते हैं।
ख नंबर वाक्य है, हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। इसका भी प्रसंग, व्याख्या और विशेष तीनों देखेंगे। तो सबसे पहले प्रसंग देखते हैं। तो ख नंबर वाक्य का प्रसंग है, प्रस्तुत वाक्या या पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 1 के प्रथम पाठ पूस की रात शीर्षक कहानी से अवतरित है। इस कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। अब इसका व्याख्या देखते हैं। हल्कू के द्वार पर महाजन सहना अपनी बकाया राशि वसूलने आया हुआ है। गरीब हल्कू के पास खाने पीने को भी कुछ नहीं है। उसके घर में जमा पूंजी के नाम पर सिर्फ 3 रुपए हैं, जिसे उसने बड़े यत्न से संभाल कर रखा है। उसके साथ उसकी उम्मीद बंधी है, किंतु निष्ठुर सहना को हल्कू की इन मजबूरियों से क्या लेना देना, वह तो रुपए लेकर ही वहां से हटेगा। अतः इन परिस्थितियों से वाकिफ बेचारा हल्कू अपना कुल जमा धन भी उसे देने को तैयार होता है, क्योंकि वो जानता है कि इसके अतिरिक्त सहना से बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं होगा। अतः वह मुन्नी से 3 रुपए लेकर सहना को देने के लिए घर से बाहर चलता है। उस समय सचमुच ऐसा लगता है कि हल्कू सहना को रुपए नहीं बल्कि अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा था। अब इसका विशेष देखते हैं। विशेष की पहली पंक्ति है, प्रस्तुत वाक्य में गरीब भारतीय किसान की दयनीय दशा वर्जित है। दूसरी पंक्ति है, पंक्ति में चित्रात्मकता है, गरीब की दीनहीन दशा साकार हो उठी है। तीसरी पंक्ति है, गरीब किसानों के प्रति पाठक की सहानुभूति जगाने में पंक्ति सफल है। चलिए ग नंबर वाक्य देखते हैं। तीसरी वाक्य, अंधकार में उस अनंत सागर में यह आकाश एक नौका समान हिलता और मचलता हुआ जान पड़ता था। तो इसका भी प्रसंग, व्याख्या और विशेष तीनों देखेंगे। तो सबसे पहले प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 1 में संकलित पूस की रात शीर्षक कहानी से उद्धत है। इसके लेखक स्वनाम धन्य कहानीकार प्रेमचंद है। कथा नायक हल्कू भीषण सर्दी से बचने के लिए खेत छोड़ आम के बगीचे में जाता है। वहाँ वह रात्रि के घने अंधकार में ढेर सारी सूखी पत्तियों को बटोर लेता है और उनमें आग जलाता है। यह वाक्य वहीं का है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। पूस की रात में चारों तरफ घुप अंधेरा छाया है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से पीड़ित और परेशान हल्कू अलाव जलाकर ताप रहा है। अलाव से निकली आँच उस समय हल्कू के लिए अंधकार के अथाह सागर में एकमात्र सहारा नाव के समान प्रतीत हो रही है। चूंकि वह उसी के सहारे अंधकार पर विजय पा रहा है, ठंड से अपना बचाव कर रहा है। अब इसका विशेष देखते हैं। विशेष की पहली पंक्ति है, प्रस्तुत पंक्ति से हल्कू की मानसिक अवस्था का पता चलता है। दूसरी पंक्ति है, कथन चमत्कारपूर्ण है। तीसरी पंक्ति है, हल्कू की निसहायता के बीच आशा की किरण दिखलाई गई है। और चौथी पंक्ति है, पंक्ति के द्वारा पूस की रात में बगीचे में अलाव तापते किसान का चित्र साकार हुआ है। घ नंबर वाक्य देखते हैं। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें मजा दूसरे लूटे। अब इसका भी प्रसंग, व्याख्या और विशेष तीनों देखेंगे। तो सबसे पहले प्रसंग देखते हैं। तो प्रसंग है, यह उक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 1 में संकलित पूस की रात शीर्षक कहानी से ली गई है। इसके कहानीकार प्रेमचंद है। कंबल के लिए जुगाकर रखे गए 3 रुपए सहना को चुकाने के बाद पूस की ठंडी रात में केवल फटी पुरानी एक चादर के सहारे हल्कू को खेत की रखवाली करनी है। खेत पर बैठे बैठे हल्कू के मन में कई विचार उठते हैं। अब इसकी व्याख्या देख। तो व्याख्या है, यह छोटी सी उक्ति किसान के जीवन की विडंबना को पूरी तरह व्यक्त करती है। किसान और मजदूर रात दिन परिश्रम करते हैं, लेकिन अपनी मेहनत का वह लाभ नहीं उठा पाता। जो कुछ भी हासिल करता है वह कर्ज चुकाने में निकल जाता है। महाजन गरीबों की मेहनत की कमाई लूटते रहते हैं। उनके रुपए का ब्याज बढ़ता रहता है और किसान कभी कर्ज नहीं चुका पाता। इस प्रकार वह गरीबी और अभाव में ही फंसा रहता है, जबकि उनकी मेहनत की कमाई को लूटने वाला जो किसी तरह की मेहनत भी नहीं करते, मौज मस्ती से जिंदगी गुजारते हैं। तो अब इसका विशेष देखते हैं। तो विशेष की पहली पंक्ति है, यह छोटी सी उक्ति हमारे समाज के मुख्य अंत विरोध को बहुत ही तल्खी से व्यक्त कर देती है। और दूसरी पंक्ति है, प्रेमचंद ने इतनी महत्वपूर्ण बात को बहुत ही सहज रूप में प्रस्तुत किया है। यह उनकी लेखकीय क्षमता का प्रमाण है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। इस कथन के आलोक में कहानी में जबरा की भूमिका का मूल्यांकन करें। अब इसका आंसर देखते हैं। पूस की रात शीर्षक कहानी में हल्कू और मुन्नी के अतिरिक्त एक मानवेतर पात्र है, जबरा। कहानी में उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। हल्कू के साथ खेत पर रात में वही रहता है। दोनों एक दूसरे के मनोभावों को भली भांति समझते हैं। यही कारण है कि यदि एक और हल्कू उसे अपनी गोद में सुलाता है तो दूसरी ओर प्रति उपकार की भावना से जबरा भी अपने स्वामी के हित रक्षा हेतु सदैव सजग और तत्पर रहता है। उस रात जब जबरा को किसी जानवर की आहट सुनाई पड़ती है
तो वह ठंड की परवाह ना कर छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। जबरा के जीते जी हल्कू का कुछ बिगड़े यह संदर्भ में कहानीकार ने ठीक ही कहा है कि कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। यही बात कहानी के अंतिम भाग में भी दिखाई देती है, जब हल्कू ठंड के कारण अलाव को छोड़ खेत पर नहीं जा पाता, जबकि जबरा खेत पर पहुंचकर नीलगायों को भगाने के लिए जी जान लगा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जबरा अपनी स्वामी भक्ति एवं कर्तव्य परायणता के कारण कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। ऐसा क्यों? मुन्नी की उदासी और हल्कू की प्रसन्नता का मतलब क्या था? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पूष की रात कहानी में हम देखते हैं कि इधर हल्कू आम के बगीचे में आग तापता रह जाता है और इधर उसके हरे भरे खेत नीलगायों द्वारा रौंद दिए गए हैं। जबरा बेचारा फसलों को नहीं बचा सका। जब सुबह सुबह मुन्नी आकर हल्कू को जगाती है तो दोनों खेत पर जाते हैं। सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। फसलों की बर्बादी देखकर मुन्नी और हल्कू के भाव अलग अलग हैं। मुन्नी वहाँ यह सोचकर दुखी और उदास है कि अब तो मालगुजारी भरने के लिए मजूरी ही करनी पड़ेगी। वहीं हल्कू इस कारण प्रसन्नता व्यक्त करता है कि चलो फसल नष्ट हुई तो क्या हुआ, मजूरी करनी पड़ेगी तो क्या करेंगे, मजूरी करनी पड़ेगी तो करेंगे, पर अब कड़ाके की ऐसी रात में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। तो हमारे पार्ट से करके जितने प्रश्न थे, 16 प्रश्न दिए गए थे, सब खत्म हो गए। अब हम लोग भाषा की बात में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, वाक्य प्रयोग द्वारा इन मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करें। गला छूटना एक मुहावरा है, इसका पहले अर्थ बताएंगे, फिर वाक्य प्रयोग करके इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। तो इसका अर्थ है संकट से छुटकारा पाना। तो इसका उदाहरण देखते हैं, चाहे जैसी भी हो हम बदमाश से ले देकर अपना गला छुड़ा लो। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बला टलना यानी कि मुश्किल टलना। उसका काम कर मैंने बहुत बड़ी बला टाली। तीसरा क्वेश्चन है, ठंड हो जाना यानी मृत्यु को प्राप्त होना। इतनी ठंड में मत नहाओ नहीं तो ठंडे हो जाओगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, आंखें तरेड़ना यानी कि गुस्सा दिखाना। तो इसका उदाहरण देखते हैं, चुपचाप चले जाओ, आंखें तरेड़ने से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की बात में जो भी प्रश्न दिए गए ये व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इनको करा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग इनको कर लीजिएगा। हमारा 5th क्वेश्चन है, बाज आना यानी तंग होना या फिर मान लेना। तो इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं, मैं तुमसे बाज आ गया। 6ठे क्वेश्चन है, भौं में ढीली पड़ना यानी कि नर्म पड़ना। इसका वाक्य प्रयोग है, पहले तो वह खूब गर्म हुआ पर हकीकत जानते ही उसकी भौवें ढीली पड़ गई। 7वां प्रश्न है, आहट मिलना यानी आभास होना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं, खेत में जानवरों की आहट मिलते ही जबरा भौंकने लगा। चलिए अब दूसरी प्रश्न देखते हैं भाषा की बात की। गला छूटना, आंख तरेड़ना की तरह शरीर के अन्य अंगों की सहायता से 10 मुहावरों को अर्थ सहित लिखें और उनका वाक्य प्रयोग भी करें। तो पहला है, कान देना यानी ध्यान देना। अच्छे बच्चे बड़ों की बातों पर कान देते हैं। दूसरा है, नाक का बाल होना यानी अत्यंत प्यारा होना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं, मेधावी छात्र शिक्षक की नाक के बाल होते हैं। तीसरा है, कमर टूटना यानी बेसहारा होना। अपने जवान इकलौते बेटे की मृत्यु पर बूढ़े बाप की कमर टूट गई। चौथा है, आंखें चार होना यानी प्यार होना। जनक जी के बाग में राम और सीता की आंखें चार हुई थी। 5वां है, सिर खाना यानी परेशान करना। तुम 1 घंटे से मेरा सिर खा रहे हो पर अब तक मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। 6ठा है, नाक में दम करना यानी परेशान कर देना। रोज रोज की वर्षा ने सबकी नाक में दम कर दिया है। 7वां है, दांत खट्टे करना यानी पराजित करना। तो इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं, कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने घुसपैठियों के दांत खट्टे कर दिए थे। 8वां है, आंखें दिखाना यानी डराना। तुम मुझे क्यों आंखें दिखा रहे हो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। 9 नंबर है, कमर कसना यानी तैयार होना। अब हमें परीक्षा के लिए कमर कस लेनी चाहिए। और लास्ट नंबर देखते हैं, सिर ओखली में देना यानी मुसीबत मोल लेना। उस बदमाश को चुनौती देकर तुमने अपना सिर ओखली में दे दिया है। अब 3rd नंबर प्रश्न देखते हैं भाषा की बात की। उठ बैठ संयुक्त क्रिया का उदाहरण, ऐसे 5 अन्य उदाहरण दें। तो उठ बैठ जो है इसमें 2 क्रियाएं आई हैं, तो ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ऐसे ही हमें 5 उदाहरण और देने हैं। तो देखते हैं, संयुक्त क्रिया के 5 उदाहरण निम्नलिखित हैं। दौड़ पड़ा, चल दिया, पहुंच गया, मार डाला, गिर गया। ये सब संयुक्त क्रिया के उदाहरण हो गए। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे, भाषा की बात की।
निम्नलिखित विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाएं। यानी नीचे हमें कुछ विशेषण दिए गए, उनको भाववाचक संज्ञा हमें बनाना है, परिवर्तित करना है। तो देखते हैं उसको भी। ढीली विशेषण का भाववाचक होगा ढिलाई। दीर्घ का होता है दीर्घति। विशेष का विशेषता, गर्म गर्मी, प्रसन्न प्रसन्नता। 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। यहाँ मैं ही जानता हूँ संज्ञा उपवाक्य है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, संज्ञा उपवाक्य है, वह कहाँ है। इसी तरह निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा उपवाक्य छांटें। तो यहाँ हमें 2 उदाहरण दिए गए हैं। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ, और मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। तो इसमें हमें संज्ञा उपवाक्य बताया गया और बोला गया नीचे जो भी वाक्य दिए गए हैं उनमें से आप भी संज्ञा उपवाक्य छांटिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे संज्ञा उपवाक्य क्या होता है। तो जो आश्रित उपवाक्य होता है, एक वाक्य पे जब दूसरा वाक्य आश्रित हो जाता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य बोलते हैं। तो चलिए नीचे जो भी क्वेश्चन दिए गए उनको डिस्कस कर लेते हैं। क नंबर प्रश्न है, चिल्लम पीकर हल्कू लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे जो कुछ भी हो अब की सो जाऊंगा। तो इसमें चाहे जो कुछ भी हो अब की सो जाऊंगा ये संज्ञा उपवाक्य है। ख नंबर है, हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का झुंड उसके खेत में आया है। जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है, ये संज्ञा उपवाक्य है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र और संयुक्त वाक्य चुनकर उन्हें सरल वाक्य में बदलें। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको बताना है कि वो संयुक्त वाक्य हैं कि मिश्र वाक्य हैं। उसके बाद उनको सरल वाक्य में परिवर्तित कर देना है। तो चलिए देखते हैं। क नंबर प्रश्न है, हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। तो ये संयुक्त वाक्य है और इसको सरल वाक्य में परिवर्तित करते हैं। हल्कू आग को जमीन पर रखकर पत्तियां बटोरने लगा। ख नंबर प्रश्न है, राह के नीचे कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आने पर जरा जाग उठती थी। तो ये मिश्र वाक्य है, इसको सरल वाक्य में परिवर्तित करते हैं। राह के नीचे की बाकी बची आग हवा का झोंका आने पर जरा जाग उठती थी। ग नंबर प्रश्न है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। ये मिश्र वाक्य है, तो इसका आंसर है पेट में हुए दर्द को तो मैं ही जानता हूँ, ये सरल वाक्य हो गया। घ नंबर प्रश्न है, यह कहता हुआ कि वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। ये संयुक्त वाक्य और इसका सरल वाक्य देखते हैं। यह कहता हुआ वह उछल के ऊपर से साफ निकल गया। अंग नंबर प्रश्न है, मैं मरते मरते बचा तुझे अपने खेत की पड़ी है। मिश्र वाक्य है। मैं मरने से बचा तुझे अपनी खेत की पड़ी है, ये सरल वाक्य है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हल्कू और लेखक की भाषा में फर्क है, आप बताइए कि यह फर्क क्यों है। उदाहरण पाठ से चुनकर लिखें। पोष की रात शीर्षक कहानी में यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि हल्कू और लेखक प्रेमचंद की भाषा में फर्क है। यह फर्क लेखक के द्वारा कहानी की भाषा को पात्रोचित बनाने के प्रयास के कारण है। बहुधा लेखकगण कहानियों, उपन्यासों अथवा नाटकों में ऐसा प्रयास करते हैं। वे पात्रों के स्तर को ध्यान में रखकर उनके उपयुक्त भाषा प्रयोग करते हैं। प्रस्तुत कहानी के साथ भी यही बात है और इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। हल्कू की भाषा है ये, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे, टाठे हो जाएंगे तो फिर सोएंगे। लेखक की भाषा है, बगीचे में घुप अंधेरा हुआ था और अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को उछलता हुआ चला जाता था। फिर से हल्कू की भाषा देखते हैं। दूसरा उदाहरण, हल्कू पिएगा चिल्लम, जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। अब लेखक की भाषा देखते हैं। तो दूसरा उदाहरण है लेखक की भाषा, इसमें ये है, जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय कीजिए। तो हमें लिंग निर्णय करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ढेर। तो आपको बताना है कि ढेर स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। तो ढेर शब्द जो है वो पुल्लिंग है और इसका वाक्य में प्रयोग करके हम लोग देखते हैं कि ये सच में पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। वाक्य प्रयोग द्वारा ये अच्छे से पता चल जाता है हमें कि जो भी शब्द हमें दिया गया है वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग। वहाँ पत्तियों का ढेर लग गया है, तो यहाँ पे लग गया है, इससे पता चलता है कि ढेर शब्द जो है वो पुल्लिंग है। तो हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अलाव। तो अलाव भी पुल्लिंग है। अलाव जल उठा, यहाँ पे उठा शब्द से पता चलता है कि अलाव जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं लौ। लौ स्त्रीलिंग है। लौ निकल रही है, रही है शब्द देख के पता चल रहा है कि लौ हमारा स्त्रीलिंग है, ये सही है। देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, दोहर स्त्रीलिंग शब्द है, इसी फटी पुरानी दोहर से जाड़ा नहीं जाता। फिर हम देखते हैं जी भी पुल्लिंग शब्द है, खाते खाते मेरा जी भर गया। गर्व पुल्लिंग शब्द है, हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। ठंड स्त्रीलिंग शब्द है, उसे ठंड लग रही है। नेक्स्ट देखते हैं
पूंछ, पूंछ स्त्रीलिंग शब्द है, उसकी पूंछ लंबी है। चादर, चादर भी स्त्रीलिंग शब्द है, उसने अपनी चादर फैला दी। नेक्स्ट देखते हैं। राख, राख स्त्रीलिंग शब्द है, वह अब सिर्फ राख बची है। शीत, शीत पुल्लिंग शब्द है, जाड़े में बहुत शीत पड़ता है। झुंड, झुंड पुल्लिंग शब्द है, हाथियों का झुंड निकल गया। सत्यानाश, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी पुल्लिंग शब्द है, तूने मेरा सत्यानाश कर दिया। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन बाय बाय।